जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल। भूगोल में आपके पेपर का नाम है एनवायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी साथियों पर्यावरणीय आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। ये आपका क्वेश्चन पेपर का नाम रहेगा। आप लोग पेपर दे चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में, तो आप लोग देखे होंगे कि जो आपका क्वेश्चन पेपर का नाम रहता है उसके सामने आपका डेट लिखा रहता है कि इतने डेट में आपका इसका एग्जाम है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आप क्लास की। तो ये आपका मॉडल पेपर 3 है, क्लास 3 है। इसके पहले मैंने कई मॉडल पेपर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, पहला लिंक प्लेलिस्ट का है, जा करके आप सारे क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा इस क्लास को देखने के बाद। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो इनको पेपर कोड है GEO 201, बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी में इनका पेपर कोड है GEO 201। ठीक है, चले अब बात करते हैं यहाँ पे टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो भी नोट्स को मिला करके आपके 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चले अब बात करते हैं एग्जाम की। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, माँ सुकुमारी यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आपके 40% कॉलेज में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे और लगभग 60% कॉलेज में लिखित एग्जाम होंगे इस बार, यानी और सेमेस्टर के। तो जिनका लिखित एग्जाम है वो तुरंत अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिखित क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है, वो अपना लिखित क्वेश्चन पेपर देख ले जिनका ऑब्जेक्टिव है। चले आगे बढ़ते हैं साथियों। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, किसी भी राज्य से रहें, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं साथियों। इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? मल्टीमीटर से, फोकस से, रिएक्टर स्केल से या सुनामी से? तो देखिए भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि भूकंप को मापने के लिए दो दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो दो चीज़ें कौन कौन सी है सर? क्योंकि ऑप्शन आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, देखें भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार आप लोगों ने प्रश्न पढ़ा होगा तो उस प्रश्न में सिस्मोग्राफ का जिक्र किया रहता है, रिएक्टर स्केल नहीं देता है। तो ध्यान रखिएंगे, भूकंप को सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल दोनों से मापा जाता है। सर जी सिस्मोग्राफ क्या होता है, रिएक्टर स्केल क्या होता है, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखिए। देखो जो सिस्मोग्राफ होता है साथियों, ये भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा यह एक ऐसा उपकरण है जो जमीन में होने वाली हलचल को रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ से तैयार होने वाले ग्राफ को सिस्मोग्राम कहते हैं। ठीक है, सिस्मोग्राफ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सिस्मोग्राफ से तैयार होने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राम कहते हैं। ठीक है, भूकंप किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल दोनों से, लेकिन दोनों का जो नापने का जो तरीका है इसमें दोनों अलग अलग है। दूसरा देखते हैं रिएक्टर स्केल क्या है। देखें भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और सिस्मोग्राफ का उपयोग कब किया जाता है? भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए। ठीक है, रिएक्टर स्केल क्या है? यह एक गणितीय पैमाना है। रिएक्टर स्केल पर हर अगली इकाई पिछली इकाई से 10 गुना ज़्यादा तीव्रता रखती है। रिएक्टर स्केल के जो विकास है रिएक्टर स्केल का, वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे चार्ल्स रिक्टर। इन्होंने साल 1935 में रिएक्टर स्केल का खोज किया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है रिएक्टर स्केल का खोज किसने किया था? चार्ल्स रिक्टर ने। कब किया था? 1935। चार्ल्स रिक्टर किस देश के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, देखिए ये सारे नोट्स और ये जो PDF है बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एक भी पैसा नहीं देना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें आपके कॉलेज से संबंधित जितने भी अपडेट रहते हैं सारे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो जो भी अपडेट है वो टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा। जो क्लास में सेंड करता हूँ उसके नीचे PDF और ये सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में मैं आपको सेंड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में सारे ये नोट्स फ्री में और ये PDF भी आपको फ्री में मिलेगा। तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और ये आपके सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं बता देता हूँ, देखिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से आपके कॉलेज से भी संबंधित सारी जानकारी मिलेंगे और हमसे बात भी कर सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर सकते हैं जिसका मैं सोल्यूशन कराऊंगा एग्जाम होगा तो। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? बाढ़, सांप्रदायिक दंगे,
आतंकवाद या कोई नहीं। देखिए इसमें जो बाढ़ है प्राकृतिक आपदा है, सांप्रदायिक दंगे और आतंकवाद ये मानव जनित आपदाएं हैं, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा गया है सूखा का प्रमुख कारण है, यानी सूखा का प्रमुख कारण क्या है? 85% से कम वर्षा होगी तब सूखा का प्रमुख कारण होगा, या 75% से कम वर्षा होगी तब सूखा का कारण होगा, या 90% से कम वर्षा होगी तब सूखा का कारण होगा, या 80% से कम वर्षा होगी तब सूखा का कारण होगा। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए जब भी साथियों 75% से कम वर्षा होती है हमारे देश में, तब सूखा के कारण बनता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ही मेहनत लगती है क्लास बनाने में, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस मॉडल पेपर को आगे ज़रूर व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ साझा ज़रूर करिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी जिम्मेदारी भी है। ज़रूर सेंड करेंगे, एक लाइक तो मोस्टली करिएगा ताकि यूट्यूब इस क्लास को और बच्चों के पास ज़रूर भेजे। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? भूकंप, जैविक आपदा, रासायनिक आपदा या इनमें से कोई नहीं? मानव जनित आपदा नहीं है। देखिए भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। जैविक आपदा और रासायनिक आपदा ये आपका मानव जनित आपदाएं हैं, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है कौन मानव जनित आपदा है? देखिए सांप्रदायिक दंगे, महामारी, आतंकवाद ये सभी क्या है? ये सभी मानव जनित आपदाएं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। देखिए आतंकवाद मानव जनित आपदाएं हैं, बाढ़, सुनामी और ये भूकंप ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आतंकवाद क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 7 आपका क्या पूछा गया है कौन मानव जनित आपदा नहीं है? देखिए सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना या सभी गलत हैं। तो देखिए सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी और रेल दुर्घटना भी मानव जनित द्वारा ही होता है। तो सभी ऑप्शन क्या है? गलत हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया है कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा है? चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या कोई नहीं? आवर्तक प्राकृतिक आपदा, ध्यान से देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवर्तक प्राकृतिक आपदा चक्रवात है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपको पूछा गया है कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है? तो देखिए इसमें जो बाढ़ है ये अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया है कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखें इसमें जो भूकंप है ये आपका अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों 11 नंबर प्रश्न है आपका भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? तो ध्यान रखिएंगे 1, 2, 3 या 4। तो भूस्खलन के 4 रूप होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी भूस्खलन के 4 रूप होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? चलिए आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखें भूस्खलन के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला है गिरना यानी फाल, लटकना यानी टोपल, फिसलना यानी स्लाइड, प्रवाह यानी फ्लो। ये 4 आपके प्रमुख प्रकार होते हैं भूस्खलन के। चलिए प्रश्न नंबर आपका 12 क्या पूछा गया है इनमें से कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा परंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? देखें भूस्खलन और हिमस्खलन ये क्या है? पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदाएं हैं। भूस्खलन यानी जमीन खिसक जाता है, हिमस्खलन यानी बर्फ खिसक जाता है। ये बिहार के लिए आपदा नहीं है, ठीक है। बिहार के लिए बाढ़ आपदा होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? फसलों की, मकानों की, पशुओं की? तो इन सभी की। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया कौन मानव जनित आपदा है? बताइए कौन मानव जनित आपदा है? सुनामी प्राकृतिक आपदा है, सांप्रदायिक मानव जनित आपदा है, जैविक आपदा ये भी आपका क्या है? जैविक आपदा। कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, जैविक आपदा भी मानव जनित है, ठीक है। तो इसमें नहीं पूछना चाहिए थे, यहाँ निगेटिव प्रश्न पूछना चाहिए था कि कौन मानव जनित आपदा नहीं है। देखिए सुनामी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका राइट होगा। मैं फिर से टाइपिंग कर देता हूँ कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सुनामी, ठीक है। सांप्रदायिक दंगे और जैविक आपदा ये आपका क्या है? मानव जनित आपदा है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर आपका इसमें जैविक आपदा ये थोड़ा सा प्रश्न बड़ा अजीब लग रहा है। कौन मानव जनित आपदा
है। सांप्रदायिक दंगे ये मानव जनित आपदा है। सुनामी और जैविक आपदा शायद ये ध्यान रखेंगे, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं शायद, सुनामी और जैविक आपदा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 क्या है? कौन प्राकृतिक आपदा है? देखें, जातीय दंगे, आतंकवाद ये दोनों मानव जनित आपदा हैं। भूकंप क्या है? भूकंप आपका प्राकृतिक आपदा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है? परिवहन क्षेत्र से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? यानी मोटर वाहनों से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कैरेबियन सागर क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हरिकेन नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपका क्या पूछा गया है? किसने कहा प्रकृति मानव की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है लेकिन उसके लालच को नहीं? तो ये स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी जी का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आपका क्या पूछा गया है? भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और आपके एग्जाम में भी आएंगे। देखें, इस रिजर्व को, ठीक है, जो नागार्जुन सागर रिजर्व है, ये साल 1978 में आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया था। साल 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण में आया था। ठीक है, लेकिन साल 92 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य रखा गया। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नागार्जुन सागर है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? राजीव गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। कब बदला गया था नाम इसका? नागार्जुन सागर का कब नाम बदला गया था? तो 1992 यानी 1992 में। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा है, किस वेद में विभिन्न प्रकार के रोगों के वनस्पतियों द्वारा उपचार के बारे में बताया गया है? ऋग्वेद में बताया गया है, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में या सामवेद में? तो अथर्ववेद में साथियों। ठीक है, कोई भी रोग रहे ये वनस्पतियों द्वारा उपचार के बारे में बताया गया है। ये प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी है, अथर्ववेद में बताया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 का बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 21 है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था? बताइए क्या था? अधिक रेल परिचालन था, वृक्षारोपण आंदोलन था, शहरीकरण या कोयना बांध का निर्माण? तो कोयना बांध का जो निर्माण हो रहा था इसके कारण महाराष्ट्र में भूकंप आया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है? चिपको आंदोलन का संबंध है वन संरक्षण से, यानी पेड़ पौधों को बचाने के से संबंधित आपका चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? देखो, बिहार का जो उत्तरी बिहार है ये सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है? कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध जो है कोसी नदी पर है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, तो क्या है? बाढ़ जो है बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या सतलुज नदी पर? भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, या फिर नांगला बांध लिखा है, कोई बात नहीं, भाखड़ा नांगल बांध है। तो ये जो बांध है सतलुज नदी पर है। इसे सतलज नदी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सतलज नदी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ये बात ध्यान रखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पे। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, पश्चिमी बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी दामोदर नदी है, महानदी, गंगा या कोसी? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। दामोदर नदी है जो साथियों पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी मानी जाती है, दामोदर नदी को। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? सरदार सरोवर सरोवर
या फिर पंत सागर, गोविंद सागर या नागार्जुन सागर, बताइए। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय कौन बनाया गया? अभी मैंने पढ़ाया क्या है आपको, बताइए। गोविंद सागर जो है साथियों, ये सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, कोसी, गंडक या फिर पुनपुन नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है, सुखाई या फिर सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो यह प्राकृतिक आपदा है सूखा, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे क्या पूछा गया है आपका, देखें, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस है। ऑक्सीजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वैश्विक तापन का परिणाम है? वैश्विक तापन मतलब ज़्यादा गर्मी का परिणाम क्या है? ग्लेशियर का पिघलना, समुद्री जलस्तर में वृद्धि और समुद्री तटीय क्षेत्रों का डूबना, ये सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? सहारा मरुस्थल को, अंटार्कटिक हिमचादर को या फिर भूमध्य रेखीय वर्षावन को या आर्कटिक महासागर को? किसको? भूमंडलीय कार्बन सिंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भूमंडलीय कार्बन सिंक किसे माना जाता है? बिल्कुल भूमध्य रेखीय वर्षावन को माना जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में सम्मिलित किए गए मिशनों की कुल संख्या है? तो मिशनों की कुल संख्या 8 है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय है, कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 36 पूछा गया है, धान के खेतों में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? धान के खेतों में साथियों कौन सी गैस उत्पन्न होती है, बताइए। मीथेन गैस, CH4, ठीक है, CH4 गैस धान में उत्पन्न होती है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध निर्मित किया गया है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, ठीक है, टिहरी बांध कहाँ निर्मित किया गया है? भागीरथी नदी पर, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा गया है, गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ किया गया? गंगा एक्शन प्लान 1986 में प्लान किया गया था, 38 का, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी के अध्ययन की मूल इकाई है? जनसंख्या, पर्यावरण, बायोस्फीयर या पारिस्थितिकी तंत्र, बताइए। कौन? पारिस्थितिकी के अध्ययन की मूल इकाई, ठीक है, जो पारिस्थितिकी का अध्ययन है इसका मूल इकाई पारिस्थितिकी तंत्र होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब चले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जो आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में साल 1977 में हुई थी। यह आंदोलन तवा बांध के कारण जल भराव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1977 में। कहाँ शुरू हुआ था? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्यों हुआ था? तो यह आंदोलन बांध के कारण जल भराव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल PDF आपको फ्री में मिलेगा, आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। चलें, पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, यह निम्न में से किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? तो ए फिटिंग का ये स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 42 नंबर आपका क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है, बताइए। भूमि के रूप में मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ या बस्तियाँ? तो देखिए, जो बस्तियाँ हैं, गांव है, ये क्या है? भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। भूमि का रूप है, मिट्टियाँ हैं, खनिज पदार्थ, ये भौतिक पर्यावरण के क्या हैं? तत्व हैं। बस्तियाँ नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 44 पूछा गया है, मृदा की लवणता मापी जाती है। मृदा की लवणता चालकता मापी से या फिर चालकता मीटर से मापा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए कहीं कहीं मापी नहीं लिखा रहेगा तो मीटर लिखा रहेगा, ठीक है। मृदा की लवणता जो मापी जाती है साथियों, चालकता मीटर से मापी जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 है, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो बना था साल 1974 में बना था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून निवर्तन लिखा है यहाँ पर, हो सकता है टाइपिंग में गलती हो गई हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, ध्यान देंगे। मानसून परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, या विवर्तन होगा, ठीक है, विवर्तन, मानसून विवर्तन होगा, ठीक है, विवर्तन, ध्यान रखेंगे आप लोग। मानसून विवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेन्नई में होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 47 है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? केरल में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु या ओडिशा में? तो तमिलनाडु में साथियों भारत में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो जो मानसून है साथियों ये एक अरबी भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कैसे? तो चलिए इसके बारे में बताते हैं, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसीम से लिया गया है। अरबी शब्द मौसीम का अर्थ क्या होता है? ऋतु या फिर मौसम। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है, यानी तमिलनाडु में जो ठंडी के मौसम में वर्षा होती है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है साथियों कि यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है इसके कारण तमिलनाडु में ठंडियों के मौसम में वहाँ पर वर्षा होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है आपका, सागर तटीय निवासियों का मुख्य व्यवसाय है, क्या है? तो जाहिर सी बात है जो सागर के तट पर होंगे, जो नदी के किनारे होंगे, वो उनका मुख्य व्यवसाय क्या होगा? मछली मारेंगे, ठीक है, मत्स्य पालन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 51 पूछा गया है, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? जयंतिया पहाड़ियों में, गारो जो पहाड़ियाँ प्रदेश है उसमें, मिजो पहाड़ियों प्रदेश में, या फिर खासी पहाड़ियों वाले प्रदेश में? किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो खासी की जो पहाड़ियाँ हैं ये इस वाले प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 है, 52 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त वाले स्थान हैं? बीकानेर है, मानसिंडा, देखिए मेघालय, मैं आपको बता देता हूँ, मेघालय, मेघालय और मासिनराम ये भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त वाले राज्य हैं। इनका नाम सबसे ऊपर आता है, मेघालय का और मासिनराम का, ठीक है। तो मासिनराम अगर ऑप्शन में नहीं देता है तो मेघालय लिख करके देता है। तो आप कहेंगे सर जी आप तो ऐसा पढ़ाएं कि मेघालय दिया है मासिनराम दिया ही नहीं है, आप मासिनराम पढ़ाए थे मेघालय आ गया। कोई बात नहीं, मेघालय देगा तो मासिनराम नहीं देगा, मासिनराम देगा तो मेघालय नहीं देगा। अगर दोनों देगा तो बोलेगा कि ए और बी दोनों सही हैं, तो ठीक है भैया सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। चले प्रश्न नंबर आपका 53 है, भारत में वर्षा का औसत है, यानी भारत में प्रति मतलब एक साल में भारत में कितना प्रतिशत आपका मतलब कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है भारत में हर साल? तो देखिए 118 सेंटीमीटर या फिर 119 सेंटीमीटर हर साल भारत में वर्षा होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 118 या फिर 119 दोनों है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 18-19 कहीं कहीं देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों एवं जंतुओं के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? तो जाहिर सी बात है विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधे और जंतु उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो वो क्या होगा? पारिस्थितिकी, ठीक है, इकोसिस्टम। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 आपका क्या पूछा गया है? आर्ट इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। अनेक समुदाय आएंगे, एक समुदाय आएगा, या फिर अनेक समूह आएंगे, या अनेक जातियाँ आएंगे? बहुत ही ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आर्ट इकोलॉजी के अंतर्गत
एक समुदाय आता है? बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 56 क्या पूछा गया है? सीन इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। सीन इकोलॉजी के अंतर्गत अनेक जातियां आती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 57 है। 57 नंबर, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना तथा क्रिया का अध्ययन है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह जो स्टेटमेंट दिए थे यह ओडम महोदय ने दिए थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न, अगला इसमें जो की पॉइंट है ध्यान से देखिएगा। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और क्रिया का अध्ययन है, यह परिभाषा प्रमुख पारिस्थितिकीविद यूजीन प्लीजेंट्स ओडम की है। ठीक है, ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कौन है, तो ओडम महोदय हैं। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर आपका 58 पूछा गया है। बंगाली देसी किसकी हाइब्रिड वैरायटी है? वैरायटी आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, समझ गए, कोई बात नहीं। बंगाली देसी किसकी हाइब्रिड वैरायटी है? रुई की, शीशम की, जूट की या फिर चना की? बंगाली देसी हाइब्रिड, तो ये एक रुई की वैरायटी है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 59 क्या पूछा गया है? देखें, शहतूत राल की गुणवत्ता और मांग के कारण कौन सी प्रजाति खतरे में आ गई है? तो ये प्रजाति है आपकी चीरू प्रजाति। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में कितने जैव भौगोलिक प्रक्षेत्र हैं? भारत में कुल 10 भौगोलिक प्रक्षेत्र हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 60 का। ठीक है, अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। देखें, भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को आगे 27 जैव भौगोलिक प्रांतों में बांटा गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के रोजर्स और पौमार ने साल 1986 में संरक्षण के लिए इन क्षेत्रों को वर्गीकृत किया था। ठीक है, ये क्षेत्र जैव विविधता और पर्यावरणीय संसाधनों के प्रबंधन में मदद करते हैं। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें। अच्छा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ये आपका रहा मॉडल पेपर 3 और जल्द ही हम लोग मॉडल पेपर 4 लेकर आने वाले हैं। तो क्लास में ज़रूर बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ जरूर जुड़े रहें साथियों। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।